हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। आप लोगों के लिए मैथ का एग्जाम जो 2026 में हुआ, मैथ का एग्जाम देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए आंसर शीट लेके आया हूं और एफ सेट वालों के लिए, जितने भी बच्चे एफ सेट का एग्जाम दिए हैं, हम आंसर शीट बताने वाले हैं। आप एफ सेट वाले ओनली मिला लीजिए कंटिन्यू, क्योंकि सीरियल नंबर एफ सेट वाला ही मिल सकता है। और दूसरा जो सेट है उसका सेट के लिए आपको दूसरा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इससे सीरियल नंबर मिलेगा। दूसरा मैथ में दूसरा सेट का अलग अलग नंबर होता है, ठीक है। मैथ वही होता है, नंबरिंग अलग होता है। तो एफ सेट वाले मिला लीजिए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 36 डिग्री। इसको बनाना था आपको, कोसेक को सेक में बदल देते हैं। सेक और टेन माइनस में सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये फार्मूला से पूछा था, आपका बी आंसर हो जाता। क्वेश्चन 2 में पूछा है एक वर्ष में यानी एक साल में कितना महीना होता है? 12। एक महीना यादृच्छिक से चुना जाता है, इनमें जून या सितंबर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 12 महीना में से जून जुलाई चुना गया था। कितना महीना चुना गया था? 2। तो यहां लिखेंगे 2 बटे कितना? 12 महीना। काटने पर 1 बटे क्या हो जाएगा? 6। इसका बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है एक पासे को एक बार फेंकने में विषम संख्या नहीं आना है। तो जानते हैं कि पासा में सम संख्या 3 होता है, विषम संख्या भी 3 होता है। विषम संख्या लेने मना किया है, तो सम संख्या लेंगे 3 और बटे पासे में कुल संख्या होता है 6। काटने पर 1 बटे क्या हो जाता? 2 हो जाता। इसका आंसर ए हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये सब पढ़े हो, अच्छी तरह से बनाए भी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे फिर 4 में। दो पासे को फेंकने में संभव परिणामों की संख्या आपको बताए थे। जब पासे को एक बार अगर फेंका जाएगा तो 1 लगाना है, 6 ही निकलेगा। पासे को 2 बार फेंका जाता है तो 2 लगाना है, जिसका 36 निकलेगा। 3 फेंका जाएगा तो कितना निकल जाएगा? 216। आपको यहां तक बता चुके थे और ये गारंटी हर साल आता है। देख सकते हैं कि इसका आंसर ये हो जाता। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ 0.5 को यानी प्रायिकता किसी संख्या का है और प्रायिकता नहीं होने की निकालना है संभावना, तो 1 से वो 0.5 घट जाता है। डायरेक्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला से बता दिए थे। तो 0. कितना हो जाएगा? 0.95 हो जाएगा। इसका आंसर देख सकते हैं बी में है, बी इसका राइट आंसर हो जाता। तो एक तरफ से आप अपना अपना मिला लीजिए। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, एक तरफ से अभी हल करेंगे तो टाइम बहुत बर्बाद होगा, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का देख सकते हैं सी आंसर होगा। बहुलक और माध्य और बहुलक दिया हुआ, देख सकते हैं बहुलक और माध्य दिया हुआ है। माध्य निकालना है, सूत्र बता दिए थे। सूत्र के हिसाब से हल करने से 24 आंसर होता है। इसका आंसर डायरेक्ट बता देते हैं, अभी मिला लीजिए आप अपना अपना, क्योंकि अब हल करके कोई फायदा नहीं होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? प्रायिकता देख सकते हैं कि 0 से ज्यादा यानी 1 से नीचे, ये सभी प्रायिकता होता है। 1 से ऊपर अगर हो जाए कोई भी संख्या तो प्रायिकता नहीं होती है। तो 1 से ज्यादा है तो यह प्रायिकता नहीं होगा, ठीक है। ये प्रतिशत वाला 10% से लेकर के 100% तक प्रायिकता माना जाता है। 100 से ज्यादा होगा तब प्रायिकता नहीं होगा। यहाँ 100 के बीच में ही है, यानी 10 से ऊपर 100 से नीचे है, इसलिए वो प्रायिकता है। प्रायिकता पूछा है लोग को कौन नहीं है, नहीं वाला ये होगा क्योंकि वो 1 से ज्यादा है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में होगा निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती? मैथ बनाए थे हम लोग, माध्य से भी मैथ बनाए थे, माध्यिका से भी मैथ बनाए थे, बलोक से भी बनाए थे। सबका माप निकलता है, मानक विचलन का माप नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, देख सकते हैं कि एक पासे की फेंक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता क्या कीजिए? 1 और 5 कितना बार आएगा? एक बार ये, एक बार ये, 2 बार। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 और कुल संख्या पासे में होता है 6। फिर काटने पर 1 बटे कितना निकल जाएगा? 3। 1 बटे 3 देख सकते हैं किसमें? बी में राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फिनिश हो चुका, 10 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में है एक थैले में 7 लाल गेंद, 8 हरा और 5 सफेद गेंदे हैं। एक थैले में यादृच्छिक निकाला जाता है, ना इनका लाल हो ना सफेद हो, यानी लाल और सफेद लेने मना किया है। तो कौन क्या बचा? हरा गेंद लेने बोला हम लोग को। तो हरा गेंदों की संख्या कितना है? 8 और टोटल गेंदों की संख्या हो चुका 15 और 5 20। अब इसको काटते ही अगर तो 4 बटे यहाँ कितना हो जाएगा? 10। काटने पर 2 बटे 5 देख सकते हैं कि 2 बटे 5 इसका आंसर राइट होता। अब किसको टेक लगाए? मिला लीजिए अपना अपना सही आंसर, बिल्कुल शुद्ध है। 11 नंबर का है समांतर श्रेणी 7, 7 प्लस √3
7 प्लस 2 अंडर रूट 3, 7 प्लस 3 अंडर रूट 3, इस तरह से दिया हुआ है। तो यानी सार्वो अंतर निकालने बोला है, सार्वो अंतर। तो प्रथम पद देख सकते हैं कि 7 मान दिया हुआ है, प्रथम पद 7 लिखेंगे। उसी तरह a1 और ये a2 का मान हम लोग के पास है 7 प्लस अंडर रूट 3। अब इसका सार्वो अंतर अगर निकालें तो a2 माइनस a1, a2 का मान हम लोग के पास 7 प्लस अंडर रूट 3 है और इसका 7 ओनली है। देख सकते हैं 7 से 7 घटा दे तो कितना बचेगा, ओनली 3 बचेगा। सार्वो अंतर अंडर रूट 3 का अंतर चल रहा है, बिल्कुल सही माना है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी कौन नहीं है। नहीं वाला पूछा है तो याद रखिएगा, स्क्वायर वाला कभी जिंदगी में नहीं होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी का मतलब जिसका अंतर समान चले, सभी में अंतर समान चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ से यहाँ 2 का अंतर चल रहा है, यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर, ये भी समांतर श्रेणी में है। यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर चल रहा है, माइनस में प्लस में है, ये यहाँ से यहाँ भी 2 का अंतर चल रहा है, यानी सभी समांतर श्रेणी में है, स्क्वायर में है। तो ये समांतर श्रेणी नहीं होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। देख सकते हैं यही कितना का अंतर हो चुका हम लोग के पास, 12 का अंतर। 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, फिर यहाँ से इसका अंतर कितना हो चुका, 20 का, इसलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं। एपी का ये सब क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी में है, कौन समांतर श्रेणी में है। देख सकते हैं कि स्क्वायर वाला नहीं होगा। ये इसका अंतर कितना चल रहा है, यहाँ से यहाँ 3 का अंतर, यहाँ से यहाँ 4 का अंतर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है। देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ 3 का अंतर चल रहा है, इसलिए डी इसका आंसर हो जाएगा। एपी में ये सब कुछ दिया हुआ है, एनवा पद यानी एन का मान, ये प्रथम पद। अब ये सार्वो अंतर अगर निकाले हम लोग, डी बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान हम लोग के पास -6, माइनस में हम लोग के पास 10 है, माइनस में 6 प्लस में 10, घटाने पर 4 बचेगा, डी का मान। उसी तरह एनवा पद का हम लोग सूत्र लगाएंगे, तो हम लोग के पास सूत्र से निकल जाएगा ए एन से a प्लस एन माइनस 1d। ए का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है, देख सकते हैं कि 10 है, माइनस में एन का मान हम लोग के पास कितना है, 12 पद निकालने बोला है, कितना होगा। और डी का मान हम लोग के पास कितना निकला, 4, माइनस में 10 प्लस 11 गुना 4, माइनस में 10, 11 चौके 44 हो जाएगा, घटाने पर 34 बचेगा आंसर हम लोग का, प्लस में 34 आंसर। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह फिर दिया है यहाँ, देख सकते हैं 15 में कौन सा पद इतना है, यानी ये कौन सा पद ये है, इसका मतलब ए एन का मान, इसमें से एन का मान निकालना पड़ेगा। मैथ को हल करेंगे तो लेट लगेगा, देख सकते हैं बना के यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, देख सकते हैं यहाँ से मिला सकते हैं, कैसे बनेगा वो लेट लगेगा। डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसका आंसर हो गया, बी हो जाएगा। आप अपना नाम ले लीजिए, डायरेक्ट बताते हैं आंसर। 16 में लिखा हुआ है x प्लस 2 x 3x और 4x प्लस 1 समांतर श्रेणी में हो तो s का मान निकालना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ देख सकते हैं। 17 में है 21, 18, 15 जीरो में पदों की संख्या कितनी होगी। तो 17 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा सी, देख सकते हैं इसका 8 आंसर हो जाएगा हल करने पर। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में है विषम संख्याओं प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है समांतर श्रेणी 9, 14, 19 के लिए a 30 माइनस में a 10 का मान क्या होगा। इसका सी हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद tn2 बराबर 2n प्लस 7 हो तो t7 का मान क्या हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा इसका हल करने पर। अभी आपको आंसर मिलाना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग 21 नंबर में है 7 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्शरेखा 24 है दिया हुआ, तो वृत्त की केंद्र पर स्पर्शरेखा की दूरी हो जाएगा, 21 का सी हो जाएगा। 7 और 24 दिया हुआ तो 25 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा हुआ है हम लोग के पास, ये त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज का मान निकालना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 70। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, डायरेक्ट आप आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सी 58। देख सकते हैं कि यहाँ 87 और 35 दिया हुआ है, 58 इसका आंसर हो जाएगा।
24 में लिखा हुआ है, 24 का आंसर हो जाएगा बी, देख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, 17 और 5 दिया हुआ है तो 13 निकलेगा। उसी तरह 25 का आंसर सी 8 हो जाएगा, 8 का 64 और वर्गमूल उसका 8 हो जाएगा, ठीक है। 26 पढ़ेंगे, 26 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा ए 3/4, 27 दिया हुआ है, 27 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा बी 0 हो जाएगा, माइनस वाली संख्या काटने पर 0 निकलता है। उसी तरह से हम लोग के पास है 28, 28 का सी आंसर हो जाएगा, 29 है दिया हुआ, देख सकते हैं कि 29 का आंसर हो जाएगा सी 1 हो जाएगा। 30 का आंसर बी 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे अब 31 का आंसर डी है। उसी तरह 32 का आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी, 33 का हो जाएगा सी। बिल्कुल शुद्ध आंसर है, आप लोग अच्छी तरह से मिला लीजिए। हम आंसर से जिसका निकाल चुके हैं, देख चुके हैं पहले। 34 निकालना है आंसर, 34 का हो जाएगा सी। 35 का आंसर पूछा है हम लोग को, देख सकते हैं 35 का आंसर हो जाएगा बी 45 डिग्री। 36 का आंसर देख सकते हैं कि 36 का आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर पढ़ेंगे 37 का आंसर हो जाएगा सी और 30 का आंसर हो जाएगा सी। 39 का आंसर हो जाएगा हम लोग के पास सी। उसी तरह 40 का आंसर हो जाएगा सी। एक 40 का आंसर देना है, 40 का हो जाएगा सी। 42 का आंसर उसी तरह देख सकते हैं कि समांतर श्रेणी में ये सब संख्या दिया हुआ है, माध्य निकालना है आपको, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी 111। 43 का आंसर किस चतुर्थांश में स्थित होगा, देख सकते हैं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दिया हुआ है, माइनस और प्लस। 43 का आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय में होता है, फिगर में देख सकते हैं। 44 पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ क्वेश्चन पी का मान दिया हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी पूछा है, तो 44 का आंसर हो जाएगा हम लोग के पास सी 15 हो जाएगा। 45 पूछा है, बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी निकालना है आप लोग को दूरी सूत्र से, तो 45 का आंसर देना है ए। 46 है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिंदु पहला दूसरा बिंदु दिया हुआ है, मध्य रेखा का मध्य बिंदु निकालना, हम लोग को मध्य बिंदु निकालने के लिए बोला है, तो 46 का आंसर हो जाएगा 46 का बी हो जाएगा 0 0 हो जाएगा, देख सकते हैं इसको इससे घाटा, इसको इससे घाटा, 0 निकलेगा। 47 में भुज का मान पूछा है हम लोग को, भुज पूछा है, देख सकते हैं भुज पहली संख्या हो जाएगा सी 47 का। उसी तरह 48 है, 48 का नियामक बिंदु दिया हुआ है, 3 केंद्र का निर्देशांक निकालना है, 3 बिंदु का सूत्र दिखाई दिया था आपको। 48 का आंसर हो जाएगा ए। उसी तरह 49 है, यहाँ 49 का आंसर निकालना है, 49 का सी हो जाएगा 2x + y। अभी हल करने से लेट होगा, इसलिए डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए आप, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं आपको। 50 का आंसर सी हो जाएगा, इसका भी एक्स अक्ष के एक और होगा। 50 51, इनमें से कौन किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 51 का हो जाएगा डी, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा जो 2 और 5 से कट जाएगा आसानी से, ठीक है, 2 से कटने वाली संख्या है। 52 पूछा है, एल्गोरिथम का सूत्र से, देख सकते हैं इसका मान बैठाना है हम लोग को, ए और बी का मान, और निकाला है इसमें से आर का मान निकालना है, देख सकते हैं। तो इसका आंसर 52 का आंसर हो जाएगा हम लोग के पास सी हो जाएगा 0, ठीक है। 53 का मान, 53 का आंसर देख सकते हैं x² - 4, ये प्लस से उस पर जाके माइनस हो जाएगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सी इसका आंसर हो जाएगा। 54 द्विघात बहुपद का विवेक्तर सूत्र से अब देख सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी।
55 नंबर में यदि बहुपद इतना है, के का मान निकालना होगा। योग पहले से दे दिया है तो के का मान क्या हो जाएगा, योग का मान दिया हुआ है 55 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 ही हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग के पास 56 का आंसर निकालना है। ये सभी संख्याओं का शून्य अल्फा और बीटा होता है, तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा -10 काटने पर, इसका बी आंसर हो जाएगा -10। देख सकते हैं हल भी कर चुके हैं, हल करने में लेट होगा इसलिए आप डायरेक्ट आंसर मिला लीजिए। 57 का आंसर देख सकते हैं, विभक्तर सूत्र शून्य से निकालना है, बी का मान आंसर निकल जाएगा विभक्तर सूत्र से। उसी तरह 58 में देख सूत्र दिया है लेकिन मान बदल दिया है, इसलिए मूल वास्तविक नहीं होंगे। इनमें से कौन ऐसा संख्या है जो मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो इसका भी हो जाएगा सी, यानी 0 बड़ा होता है, मूल वास्तविक नहीं होता है। तो 59 का देख सकते हैं, 59 का हो जाएगा सी आंसर। इसको हल करने पर मूल विधि से हल करने बोला है, जबकि गुणनफल और का अनुपात निकालने बोला है, योग और गुणनफल का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन नंबर 60 में देख सकते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं है, इसमें से ये हो जाएगा चर अगर बटे में रहे तो बहुपद नहीं होता है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 61 में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121 और 225 हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो जाएगा। देख सकते हैं 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और 225 होता है किसका 15 का, ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं सी में आंसर दिया हुआ है। उसी तरह 61 हो चुका, 62 पढ़ेंगे। 62 में लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं 7:5 के अनुपात में है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो उसी तरह से देख सकते हैं क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, 7 का यहाँ स्क्वायर लगा देना है, 7 पर स्क्वायर हो जाएगा, 5 पर स्क्वायर लगा देना है, 5 पर स्क्वायर हो जाएगा, यानी 49 अनुपात कितना हो जाएगा 25। देख सकते हैं ए इसका आंसर राइट हो जाएगा। 63 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, 63 में लिखा हुआ है एबीसी समरूप XYZ, BC का मान 9 है, YZ बराबर 7 सेमी। यदि AB का क्षेत्रफल 243 सेमी है तो XYZ का मान क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 63 का आंसर हो जाएगा 20। देख सकते हैं इसको हल करने पर 189 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में हम लोग देखेंगे, 64 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की दीवार की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो उसकी दीवार के केंद्र पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 डिग्री का कोण बनता है उसकी जीवाओं पर, ठीक है। 64 65 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ देख सकते हैं, 65 में लिखा हुआ है दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी। तो 65 नंबर का आंसर हम लोग के पास सी हो जाएगा, क्योंकि बाह्य रूप से स्पर्श 3 बिंदुओं पर करती है, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से 1 2 स्पर्श करेगा, यहाँ एक रेखा, स्पर्श रेखा 2, स्पर्श रेखा 3, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से पढ़ा चुके हैं सब क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66 में लिखा हुआ है यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त खींची गई हो तो स्पर्श रेखाएं 60 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी हो जाएगी। तो 66 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा सी। देख सकते हैं कि 3√3 सेमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 67, क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है यदि किसी वृत्त की परिधि 2 पाई है से बढ़कर 4 पाई हो जाती है तो इसका नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो 2 से 4 हो जाता है, इसका क्षेत्रफल करने पर 4 गुना हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। उसी तरह से आप अपना आंसर मिला लीजिए। एफ सेट वाले जितने भी हैं 68 का दिया हुआ है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 100:81 है तो उनकी संगत माध्यिकाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। देख सकते हैं कि 100 जो बना है 10 का स्क्वायर से बना है, 81 जो बना है 9 का स्क्वायर से बना है, इसलिए 10:9 हो जाएगा, इसका आंसर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 60 सेमी और 40 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज एक भुजा की लंबाई 12 सेमी हो तो दूसरी त्रिभुज संगत भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी। 59 का आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं 8 सेमी हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि पढ़ा चुके हैं पूरा, आप सिर्फ आंसर मिला लीजिए। एफ सेट वाले जितने भी हैं एफ सेट वाले ही मिलाइएगा, क्योंकि सेट अलग अलग बनाया गया था। 70 नंबर में लिखा हुआ है एम एन में से पी क्यू क्रमशः भुजा एम ओ दो बिंदु पर पी क्यू समांतर एन ओ यदि एम पी अनुपात पी एन
3:5। तो एम क्यू अनुपात क्यू ओ का मान क्या हो जाएगा? तो 70 नंबर का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा डी, 3:5 ही रहेगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है? इसमें से द्विघात समीकरण पूछा है 71 का। तो 71 का द्विघात समीकरण ये दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं। इस पर घात है, इस पर घात नहीं है, तो ये द्विघात होगा। इस पर भी घात है, इस पर भी घात है, तो कट जाएगा। इस पर भी घात है, तो इसके रूट में है, ये भी कट जाएगा। ये भी घात है, ये भी घात उड़ जाएगा। इसका मतलब यही बचेगा द्विघात समीकरण, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 में पढ़ेंगे, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में लिखा हुआ है, 72 में है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 5 - 3 हो तो अल्फा द्विघात समीकरण का रूप होगा। शून्यक पूछा है तो अल्फा और बीटा बन जाता है, और द्विघात का सूत्र लगाने पर आपका आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं ये आंसर इसका निकल जाएगा, ये शून्यक का मान दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 73 को देखेंगे, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में लिखा हुआ है, यदि बहुपद इतनी संख्याओं के शून्यंक अल्फा बीटा हो तो -1 अल्फा प्लस बीटा -1 का मान क्या हो जाएगा? देख सकते हैं इसी को उन्होंने इस तरह ना दे करके अल्फा प्लस 1/बीटा दे सकता था। इस तरह ना दे करके इस तरह दिया, बच्चों को कंफ्यूजन करने के लिए। तो समझना है कि घातांक में माइनस है तो प्लस बनाने के लिए ऊपर में 1 दिया जाता है, प्लस की जगह प्लस। ये माइनस को प्लस बनाने के लिए 1 दिया जाता है, बटे में बीटा ही रहेगा। जब उसको हल करने पर क्या हो जाता है? -b/c हो जाता है। देख सकते हैं माइनस की जगह माइनस देना है, b का मान 4 हो जाएगा हम लोग के पास, और c का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 1, यानी 1 लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का जब भी देता है तो इस तरह से बनाया जाता है। बी आंसर, माइनस में बी था, बी आंसर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 74 में हम लोग देखेंगे, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है हम लोग के पास 4, और गुणनफल दिया हुआ है 3, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया हुआ है 3। तो बहुपद क्या होगा? तो बहुपद का सूत्र से इस तरह से बना सकते हैं। बहुपद का सूत्र देख सकते हैं, बहुपद का सूत्र से कॉमन लेने के बाद इसका आंसर बी हो जाता है। 74 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 में दिया हुआ है, इन सभी संख्याओं को अल्फा बीटा दिया है तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा। देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, देख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a। 4 की जगह रहने देंगे, माइनस की जगह माइनस। b का मान हम लोग के पास यहाँ है, b का मान हम लोग के पास ये है, a का मान। तो 1 बटे कितना हो जाएगा? 4, और a का मान हम लोग के पास यहाँ है, तो कितना लिखेंगे? 1। 4 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। -1 बटे कितना बच जाएगा हम लोग के पास? 1। तो आंसर यानी नीचे 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -1। देख सकते हैं डी में इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 75 का डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी तरह। क्वेश्चन नंबर 76 में लिखा हुआ है, समीकरण इतना का एक हल होगा। तो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो x का मान एक बार निकलेगा, एक बार y का मान निकलेगा, यानी 2 समीकरण होना चाहिए, इसमें से एक हल होना चाहिए, और उसके जैसा कौन ऐसी रेखा बनेगा? तो 76 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। अगर इसका मान रखेंगे उसी के जैसा तो एक हल में आंसर निकल जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 में लिखा हुआ है, ये सभी बहुपद की संख्या दिया हुआ है और इतना से भाग दिया जाता है, तो भाग का घात क्या हो जाएगा? तो उस तरह का कई बार बता चुके हैं। पहली s का घात और दूसरी s का घात ले लेंगे हम लोग, इसका घात और उसका घात हम लोग ले लेंगे। अब देखेंगे कि घात जब बटे में होता है तो घट जाता है संख्या, 5 से 3 घटाने पर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 इसका आंसर राइट हो जाएगा, इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 78 पढ़ेंगे, देख सकते हैं 78 में दिया हुआ है, 625 के अभाज्य गुणनफल में 5 का घातांक क्या होगा? 625 को अगर तोड़ेंगे तो 5 घातांक कितना हो जाएगा? 4, यानी 5 को 4 बार में तोड़ा जाएगा 625 को। तो इसका घात पूछा है तो 4 इसका आंसर राइट हो जाएगा, यानी सी आंसर होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा हुआ, देख सकते हैं 79 में, द्विघात बहुपद इतना सारा संख्या दिया हुआ है और शून्यांक -3 है, तो k का मान निकालना है, यानी s के जगह -3 बैठा देंगे हम लोग तो k का मान आसानी से निकल जाएगा। 79 का देख सकते हैं कि s का मान हम लोग -3 बैठाएंगे, स्क्वायर -11, s का मान फिर -3, माइनस में k है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 11 33 हो जाएगा, माइनस में k है, बराबर 0 रखेंगे, 33 को 9 से जोड़ेंगे हम लोग के पास तो कितना हो जाएगा? 42, माइनस में है k, उधर जाएंगे बन जाएगा हम लोग का प्लस में, तो k का मान हम लोग के पास कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। देख सकते हैं बी में आंसर इसका है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर 80 दिया हुआ है, इसमें से कौन इसका हल होगा? पहला समीकरण को दूसरा समीकरण से हम लोग क्या करेंगे? तुलना करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
देख सकते हैं इसका। पहली संख्या को दूसरी संख्या से बटे में ले तो 3/6 हो जाएगा। 7 को 14 से ले तो 7 बटे कितना हो जाएगा 14, दोनों पर माइनस है, हटा दिया। 15 बटे कितना हो जाएगा यहाँ 32 हो जाएगा, हम लोग के पास 32 हो जाएगा। यहाँ अगर काटे तो 1/2 हो जाता है, यहाँ भी काटने पर 1/2, यानी पहली संख्या बराबर होती है, दूसरी संख्या नहीं बराबर होती है हम लोग के पास। तो इस स्थिति में क्या कहलाती है, तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि इस स्थिति में होता है कोई हल नहीं, इसका आंसर बी हो जाएगा, कोई हल नहीं है, क्योंकि हल पूछा है कितने हल होंगे, तो कोई हल नहीं होंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 81 में लिखा हुआ देख सकते हैं। एक पतंग पृथ्वी से 20 मीटर ऊंचाई पर है, यानी यह ऊंचाई का मान हम लोग के पास कितना दिया हुआ है 20, और यहाँ पतंग है, यहाँ उड़ रही है पतंग। तो इस तरह से हम लोग पतंग बना लेंगे। 20 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। डोरी पृथ्वी से 45 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है, और ये डोरी है हम लोग का। डोरी कोण बनाती है, तो डोर की लंबाई कितनी होगी, यानी एच का मान कितना होगा, पी का मान दिया हुआ है, P/H साइन थीटा से निकलता है। देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान है, और P/H होता है 45 का मान होता है √1/√2, P के जगह P का मान हम लोग के पास 20 दिया हुआ है, H का मान खाली है। H को 1 से गुना करने पर 20 को √2 से गुना करेंगे, ऐसा हो जाएगा। देख सकते हैं कि 20/2 हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। 81 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। a cos प्लस b साइन 8 है, उसी तरह a माइनस 4 दिया हुआ है। इसका आंसर अगर निकाले हम तो 80, ठीक है। इसको हल करने पर लेट लगेगा, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर दे देते हैं। उसी तरह 83 पढ़ेंगे हम लोग। 83 का दिया हुआ है, जब भी आपको पाई का मान दे वो 45 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हम लोग 83 को अगर हल करें तो 83 का आंसर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा इसको हल करने पर। उसी तरह 84 दिया हुआ है, कोस 1/2 थीटा से बड़ा 90 डिग्री हो तो साइन स्क्वायर -1 का मान क्या हो जाएगा, इसको भी हल करना पड़ेगा। हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा सी -1/4 हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 85 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 में लिखा हुआ 8 त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा। तो गोले का आयतन होता है, जानते हैं कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ लिया था गोले का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 86 में लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि 10/sec-1 प्लस 10/sec+1 दिया हुआ है। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, इसको हल करना पड़ेगा। हल करने पर हम लोग के पास आंसर निकल जाएगा सी, देख सकते हैं 2 cos निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे 87 दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। इसको मान रखना होगा और हल करना होगा, इसमें टाइम लगेगा, इसलिए इसका आंसर आपको मिलाना है। इसलिए 87 का आंसर हो जाएगा बी। देख सकते हैं कि 2 इसका आंसर निकलेगा हल करने पर। 8.3 में ये सब मैथ पढ़ चुके हैं। यदि किसी घन का विकर्ण की लंबाई 5√3 सेमी हो तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हल करना होगा। एक बार विकर्ण का सूत्र लगेगा, एक बार उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। उसके बाद हल करने पर इसका आंसर हो जाएगा हम लोग के पास सी 150 हो जाएगा, यानी 150 सेमी हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 89। किसी गोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या एक अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा। तो इसको हल करने पर दोनों का क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा, गोले का कुल क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल क्षेत्रफल लगाना पड़ेगा। उसके बाद इसका आंसर निकल जाएगा 89 का आंसर हो जाएगा बी 4:3 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि गोले का 4 होता है, उसका अर्धगोले का 3 होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसी तरह हम लोग पढ़ेंगे 90। 2 बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:7 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात इतना दिया हुआ हो तो उनकी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की ज्ञात कीजिए। यानी R1 R2 का मान दिया हुआ है, यहाँ H1 H2 का मान दिया हुआ है। इसको हल करने पर उसी तरह हो जाएगा, एक अनुपात कितना हो जाएगा 4। सी आप इसका मिला सकते हैं। 91 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, x सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर x सेमी त्रिज्या वाले शंकु में ढाला जाता है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु का क्षेत्रफल लगाना होगा, उसके बाद इसका आंसर हो जाएगा 4x सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 150 सेमी है, तो इसका प्रत्येक किनारा क्या हो जाएगा। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 150 सेमी, तो 92 का आंसर हल करने पर हो जाएगा सी 5 सेमी हो जाएगा, ठीक है। उसको हल करने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। क्वेश्चन नंबर 93 पढ़ेंगे हम लोग। 2 वृत्तीय बेलन जिनका आयतन समान है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात फिर क्या हो जाएगा।
देख सकते हैं किसका आयतन, बेलन का आयतन पूछा आपको, बेलन की आयतन से ज्ञात करना होगा। ऊंचाई दिया हुआ है h1 h2 हो जाएगा इस तरह से। तो त्रिज्या निकालने बोला है हम लोग को, त्रिज्या निकालेंगे, क्षेत्रफल लगाने पर इसका आंसर हो जाएगा b/2:1 हो जाएगा इसका आंसर। उसी तरह 94 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है यदि अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 462 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो 94 का आंसर हम लोग के पास हो जाएगा बी आंसर, देख सकते हैं 7 सेमी त्रिज्या हो जाएगा हल करने पर। उसी तरह 95 पढ़ेंगे, घनाभ के बारे में दिया हुआ है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 15, 6 और 5 सेमी हो तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से हम लोग हल करेंगे, इसका मान रखेंगे तो 95 का आंसर हो जाएगा सी, 210 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह 96 का क्वेश्चन लिखा हुआ, एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों का क्रमशः केंद्र x2 y2 और z2 है तो घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है xyz यानी LBH होता है, तो xyz² हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आयत उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई को x माना है, चौड़ाई को y और ऊंचाई को z माना है। क्वेश्चन नंबर 97 लिखा हुआ है, यदि 6, 8, 9, x और 13 का घुमाध्य 10 है तो x का मान क्या हो जाएगा। सभी संख्या का योग बटे कुल संख्या, भाग देने पर 97 का आंसर हम लोग के पास निकल जाएगा। 97 का आंसर हो जाएगा बी, देख सकते हैं कि 14 हो जाएगा आंसर। ठीक है। उसी तरह हम लोग 98 पढ़ेंगे। 98 का क्वेश्चन में पूछा है माध्य का सभी संख्याओं को बटे क्रम में लिखेंगे, बटे क्रम में लिखने के बाद 20 वाली संख्या उसका आंसर हो जाता है माध्य का। तो 98 का आंसर हम लोग मिलाएंगे, देख सकते हैं 98 का आंसर हो जाएगा सी, 20 वाली संख्या उसका आंसर हो जाएगा बढ़ते क्रम में लिखने पर। उसी तरह 99 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए और बी का समांतर माध्य क्या है। तो ए और बी का समांतर माध्य को हल करना पड़ेगा, तो 99 का आंसर हो जाएगा बी, देख सकते हैं a+b/2 हो जाएगा। उसी तरह 100 है लास्ट, बहुलक पूछा है, अधिक बार आने वाली संख्या बहुलक कहलाती है। देख सकते हैं कि अधिक बार कौन है इनमें से हम लोग का, 2 यहाँ 2 बार आया है तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला सकते हैं। जितने भी बच्चे एफ सेट वाले हैं सिर्फ वही बच्चे मिलाइएगा, क्योंकि सेट अलग अलग है, अलग अलग नंबरिंग होगा, अलग अलग किस्म का क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए एफ सेट वाले जितने भी बच्चे हैं वही मिलाइएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपना अपना आंसर मिला ले। शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।